पिछले पार्ट में यानी मेरे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक देख ली हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लिया है। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है ये देखी, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक से अलग होती है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसके बाद हमने डिफरेंस देखे, यानी कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले पार्ट्स आपने अच्छे से देख लिए हैं और समझ भी लिए हैं। फिर भी अगर आपने वो कुछ वीडियो मिस कर दिए हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप इन पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, अब नॉन इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हमने बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को देखा था कि कैसे बिज़ी शब्द से बिज़नेस निकला और आगे चलकर बिज़नेस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया कि आज हर कंपनी, हर देश में ये होता है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एंशिएंट टाइम से चल रही है और जिसका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उसके आगे का चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, यानी कहीं ना कहीं बिजनेस इज ओरिएंटेड एंड जनरेटेड टू अचीव प्रॉफिट ओनली। यानी सिंपल है, हम किसी भी बिज़नेस की एक्टिविटी को तभी परफॉर्म करते हैं जब हमें उसमें प्रॉफिट नज़र आता है। यानी अगर हम प्रॉफिट नहीं देखते तो वो फिर बिज़नेस का कोई अस्तित्व नहीं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बिना मनी के, बिना प्रॉफिट के बिज़नेस की इमेजिनेशन करना लगभग इम्पॉसिबल है। प्रॉफिट इसका एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि जो गुड्स हम सेल करते हैं वो हायर प्राइस पे है, यानी वो हमारी एसपी है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। आपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे हम ख़रीद रहे हैं जिन चीज़ों को। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने एक पेंसिल 8 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर की है या फिर ख़रीदी है और उसे हम सेल कर रहे हैं 10 रुपीज़ पर, यानी हमारी एसपी सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगी और हमारी कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज़। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये होता है प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव होता है, जी हाँ, तो आप सभी को पता होगा, तो बिज़नेस को लॉस हो जाएगा। यानी अगर 8 रुपये की पेंसिल मैं 6 रुपीज़ या 7 रुपीज़ में सेल आउट करता हूँ, यानी एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो फिर लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अगर कम है तो प्रॉफिट ज़रूर होगा। सो इन शॉर्ट, द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज़ मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी किसी भी बिज़नेस को कैसे नापा जाए, कैसे पता चले कि वो बिज़नेस कितना इफेक्टिव है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन को देख के। यानी जो बिज़नेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, हम कह सकते हैं वो उतना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट एक बैरोमीटर है बिज़नेस का, यानी बिज़नेस को नापने का तरीका है सिर्फ एकमात्र प्रॉफिट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों जो इसका आप देख रहे हो, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कहीं ना कहीं कोई भी बिज़नेस या तो कोई गुड्स को प्रोड्यूस करता है या फिर कोई सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। आप मार्केट जाइए, आप मार्केट जाकर देखिए, जितनी भी दुकानें आपको दिखाई देगी, राइट, या तो वो कोई गुड सेल कर रही होगी जो या सेलिंग और परचेसिंग में आता है, या फिर वो कोई सर्विस अवेल करवा रही होगी, राइट, यानी कोई सेवा प्रोवाइड कर रही होगी आपको, जिसके लिए वो आपको चार्ज कर रही है, यानी आपसे पैसे ले रही है। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। यानी बिजनेस में ये दोनों चीज़ें आ जाती है, गुड्स को एक्सचेंज करना और सर्विसेज को एक्सचेंज करना भी बिजनेस है। गुड इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्विस इज़ इनविजिबल फॉर्म और इनटैंजिबल फॉर्म। बच्चों, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एलिमेंट्स। ठीक है, टैंजिबल मीन्स द सब्सटेंस, द एलिमेंट्स विच यू कैन टच, फील एंड सी। ऐसे एलिमेंट जो आप देख सके, छू सके और महसूस भी कर सके। लेकिन इनटैंजिबल कौन से हो गए? जिन्हें आप देख ना सकें, जिसे आप छू ना सकें, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकें। ठीक है, तो इनटैंजिबल सर्विसेज ऐसी हैं, सर्विसेज होती हैं, जबकि गुड्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं। यानी सोप अगर हम कहीं से ले रहे हैं तो हमने कोई गुड खरीदा है, और अगर हमने हेयर कट किसी शॉप से लिया है, किसी सलून से लिया है, ठीक है, तो वो क्या है? हमारी सर्विस है, राइट। तो आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कंपनी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है,
ठीक है, जैसे बल्ब बना रही है या फिर फ़ैन बना रही है, ट्यूबलाइट बना रही है, वो सब अगर वो सेल करेगी तो यह फिजिकल गुड है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दे रही है यानी पावर सप्लाई दे रही है, जैसे गुजरात में टॉरेंट पावर की तरफ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये टॉरेंट पावर कर रही है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। और इसी सर्विस का ये हर महीने हर 2 महीने में हमसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चार्ज करती है। तो बच्चों, बिज़नेस सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विसेज का नहीं, बल्कि बिज़नेस हर उस चीज़ का है जिसमें आप कोई भी कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उसे सेल करते हो ताकि आपको बदले में क्या मिले? जी हाँ, प्रॉफिट। तो बच्चों, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिज़नेस की उभर के आती है, दैट इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप सभी लोगों को पता है कि भविष्य के बारे में किसी को भी नहीं पता, ठीक है। क्या आप जानते हैं आपके साथ कल क्या होने वाला है? जी नहीं, मैं भी नहीं जानता। उसी तरह बिज़नेस भी के अंदर बहुत रिस्क होता है बच्चों, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेशंस को देखते हुए जितना हो सके रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है, क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया है वो एक अनसर्टेन है मीन्स कि क्या वो रिटर्न आपको वापस मिलेगा या नहीं। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स या फिर नेचुरल रिस्क भी होते हैं बिज़नेस के पास, जैसे आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अचानक यूनियन की हड़ताल हो जाना, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम ना करें, राइट हो जाना, दंगे हो जाना, रॉबरी, लूट हो जाना, चोरी हो जाना, थेफ्ट, या फिर इसके अलावा कुछ अलग चीज़ें भी, जैसे डिमांड कम हो जाना। आपके प्रोडक्ट, जो भी आपका मार्केट में प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिमांड कम हो गई तो भी ये एक रिस्क है, या फिर लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो जाए, ठीक है, टेस्ट और हैबिट। इसका एक एग्जांपल है नोकिया 1100। अब ये नोकिया 1100 क्या है? आप सभी लोगों में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि इन सालों में जहाँ टच स्क्रीन मोबाइल अवेलेबल होते हैं, एक समय ऐसा भी था जब नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन मार्केट में चर्चा में होते थे। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिए, उन्होंने तो ज़रूर ये ऐसे मोबाइल यूज़ किए ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोगों का टेस्ट, हैबिट चेंज होता गया और जो मार्केट में कंपटीशन भी है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से नोकिया के जो कीपैड फ़ोन पहले बहुत ही तेज़ी से बिका करते थे, वो सैमसंग या फिर वीवो, लावा, ओप्पो के आने की वजह से बड़ी उनकी जो डिमांड थी वो क्या हो जाती है? कम हो गई। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी के अपडेशन के कारण भी क्या होता है, मार्केट में आपकी चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में भी हमने बात की, सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म भी हैं, ये सब रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस की इनकम को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो रिटर्न बिज़नेस को मिलता है वो एक अनसर्टेन है, यानी उतना रिस्क जितना हमने सोचा है, क्या उतना पैसा हमें बदले में मिलेगा, ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये तय नहीं होता, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, राइट। सो समटाइम देयर इज़ लॉस इन बिजनेस ड्यू टू रिस्क, इवन दो द मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ प्रॉफिट। अब सिंपल है, हर बार प्रॉफिट हो ये ज़रूरी तो नहीं, ठीक है, लेकिन आपका जो मोटिव होना चाहिए वो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए ही होना चाहिए, ठीक है, यानी हमें हार नहीं माननी है, लगातार काम करना है। हो सकता है कि हमारे लगातार प्रयासों की वजह से हमारा प्रोडक्ट चल निकले और मार्केट में वो हिट हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉफिट को हम और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें। चौथा पॉइंट जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगा बच्चों, वो है क्रिएशंस ऑफ यूटिलिटी। यानी मतलब क्या हुआ इसका, कि हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस होता है वो सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को। जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आप मार्केट गए, आपने पैसे दिए और उस चीज़ को ख़रीद लिया, लेकिन जिस कंपनी ने उस चीज़ को बनाया था उसने इस चीज़ को दिमाग में रखा था कि ये चीज़ मार्केट में जाएगी, किन लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी बेबी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, या फिर जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स की बात करें या डाबर के प्रोडक्ट की बात करें, तो ये तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ होते हैं, यानी इनके कस्टमर्स कौन से हैं, चिल्ड्रंस पर ज़्यादा फोकस होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लेडीज़ कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो ये किन चीज़ों पर फोकस होते हैं, लेडीज़ डिमांड्स, लेडीज़ टेस्ट पर, कि वो लोग किस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम मेंस वेयर की बात करते हैं तो वहीं पर हम ये देखते हैं कि मेंस को कैसी चीज़ें पसंद है, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये बेस करता है कि किसी भी इंसान की यूटिलिटी पर, कि उसकी नीड क्या है, यानी उसकी ज़रूरत क्या है। सो इन शॉर्ट कि जो भी यूटिलिटी क्रिएट होती है वो 3 प्रकार से क्रिएट होती है बच्चों। नंबर 1 फॉर्म, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 टाइम। यानी वो किस प्रकार की होगी, किस जगह पर वो होगी और कितने समय के लिए होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी चीज़ एक टाइम पर, एक ही जगह पर एक जैसी नहीं हो सकती।
कैसे, आइए समझते हैं इसको। व्हेन द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जब कभी भी रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो द क्रिएशन फॉर्म ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस, तब लोगों के अंदर उसकी नीड पैदा होती है। ठीक है, यानी कई बार आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि कोई चीज़ को देख कर ही आपको पता चलता है कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है, मुझे इसको लेना चाहिए। ठीक है, व्हेन द गुड्स आर कैरिड फ्रॉम ओवर द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस विद द कंजम्पशन, क्रिएशंस ऑफ प्लेस यूटिलिटी टेक्स प्लेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब वो जगह बदल चुकी है। पहले हमने उसे फॉर्म किया यानी बनाया, फिर हमने उसको कंपनी से लोगों तक पहुंचाया ताकि लोगों ने उसे खरीदा। ठीक है, अगर उन्हें लगेगा कि वो चीज़ उनके काम की है तो वो उसे ज़रूर खरीदेंगे, राइट। एंड देन गुड्स आर स्टोर व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट अ टाइम, उसके बाद जब ज़रूरत हो उन गुड्स को समय पर निकाल कर हम उसे बेच दें। जैसे अगर हम पटाखों की बात करें, फायर क्रैकर्स की बात करें, तो इसका जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, दिवाली का टाइम। अगर हम रंगों की बात करें, कलर्स की बात करें, तो ये कब सेल होते हैं, होली के समय। सो इन शॉर्ट, हर गुड्स की, हर सर्विसेज की एक समय होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है जब वो चीज़ तेज़ी से बिकती है। इसके अलावा when they are needed the creation of utility takes place, और तब लोगों के अंदर उसे पाने की होड़ लगती है, उसे पाने की जो इच्छा होती है लोगों के अंदर वो फिर पैदा होती है और उसी से ही वो लोग चीज़ें अपनी डिमांड क्रिएट करते हैं। पांचवा पॉइंट आपको बता रहा है कि भैया ये कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जो लगातार चलती रहती है। ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस में लगातार गतिविधियाँ चलती रहती हैं और ये मॉनिटरी एक्टिविटी के लिए काम करती रहती है। यानी कोई भी बिज़नेस कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो रुक जाएंगे तो दूसरी जो बिज़नेस सर्विसेज हैं या फिर बिजनेस एंटिटी हैं वो आगे निकल जाएंगी। सो अ बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली, यानी जो बिजनेसमैन होता है वो लगातार चीज़ें खरीदता है और लगातार चीज़ें बेचता है। किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए, यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने की कोशिश में वो लगा रहता है। इफ़ अ ट्रेडर और अ प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और फॉर हिज रेसिडेंस, यानी कोई भी ट्रेडर या प्रोड्यूसर अपने खुद के लिए अगर कोई रेसिडेंस बना रहा है एंड लेटर ऑन इट सेल्स इट, और बाद में फिर उसे बेच देता है एंड अर्न प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। यानी हमने पहले क्या देखा कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बिज़नेस नहीं कह सकते। क्यों? जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखा कि कोई ट्रेडर अपने लिए बिल्डिंग बनाता है और बाद में उसे बेच देता है अपने प्रॉफिट के लिए, ये एक बिज़नेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्टिविटी में परचेज है, सेल है, जो बिल्डिंग है वो कोई रेगुलर या फिर कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं है। यानी एक बार बेचकर वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर उसके पास कोई एसेट बचेगा नहीं बेचने के लिए। यानी बिज़नेस उसी चीज़ को कहा जाएगा जो चीज़ लगातार प्रोड्यूस करे, लगातार सेल करे और ये प्रोसेस लगातार चलती रहे। छठा पॉइंट आपको बता रहा है बच्चों, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, पैसे की ज़रूरत होती है बहुत इसमें। क्यों? क्योंकि कोई भी बिज़नेस बिना पैसे के ना किया जा सकता है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है, पैसे चाहिए, फैक्ट्री लगाना है, पैसे चाहिए, ट्रेडर के लिए कोई परचेज करना है तो भी हमें पैसा तो चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज़ हाईली एफिशिएंट। सेवेंथ इस इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने अभी तक चर्चा की कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है बच्चों, क्योंकि बिज़नेस जो है वो उसका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों अब हमने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में मतलब इसके जो टारगेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिज़नेस किस चीज़ के लिए काम करता है। तो आप कहेंगे प्रॉफिट के लिए, जी नहीं, यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से और ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी बिज़नेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो प्रॉफिट ही है, बट सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, यानी प्रॉफिट तो है पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि हमारे कस्टमर साइड से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी तो दोबारा वापस आएंगे खरीदने के लिए चीज़ें। इसके साथ साथ लगातार बदलती कंडीशंस को देखते हुए भी वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहते हैं। अब इसको हम 2 भागों में समझ सकते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको हमारा अगला पार्ट देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहली चीज़ आ गई भाई प्रॉफिट, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, रिटर्न में प्रॉफिट चाहते हैं। इसीलिए प्रॉफिट लेना बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल हो जाता है। इसके साथ साथ वो बिज़नेस को ग्रो भी करना चाहते हैं। ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए प्रॉफिट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट होता जाएगा तो कंपनी में क्या होता जाएगा, तेज़ी से काम होगा और इफ़ेक्टिव तरीके से काम होगा।
हमने अभी चर्चा की कि जो प्रॉफिट है वो बैरोमीटर है किस चीज़ का, बिजनेस को मेजर करने का, यानी कैसे पता चलेगा कौन सा बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट है मनी से। और मनी जो है, जो प्रॉफिट है, ये लाइफ ब्लड है बिजनेस का। जैसे हमारे शरीर में हमारा खून हमें ज़िंदगी देता है, इसका सर्कुलेशंस की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, उसी तरह प्रॉफिट के सर्कुलेशन से, मनी के सर्कुलेशन से बिज़नेस ज़िंदा रहता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि बिजनेस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ प्रॉफिट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस इन दीज डेज। यानी आजकल के समय में प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलता है। यानी हर कंपनी चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, और उनकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करे क्योंकि वो फेयर प्राइस पर दे। यानी जितनी जो सही कीमत है, जो उचित कीमत है, उसी चीज़ों में अगर आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारोगे तभी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो बिज़नेस जो है वो एक एक्नॉलेज करता है सोसाइटी को, उसके साथ साथ वो सर्वाइव करता है अपने कॉम्पिटिशन में, ठीक है, ताकि बेस्ट एंड बेस्ट फेयर प्रॉफिट में वो प्रॉफिट कमाएं। यानी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर अनफेयर प्राइसिंग करेगी, यानी चीज़ अगर 10 की है वो 30 में बेचेगी, तो हो सकता है पहली बार में उसका प्रोडक्ट बिक जाए, पर आफ्टर दैट उसके सब्सटीट्यूट मार्केट में आ जाएंगे और जो लोग हैं, ठीक है, वो भी समझते हैं कि ये चीज़ की कीमत इतनी नहीं है, तो हो सकता है आने वाले समय में उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो गिर जाए और वो कंपनी बंद हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन न देखने के लिए कंपनीज़ जो होती हैं वो फेयर प्राइसेस को रखती हैं ताकि लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकें। इसके बाद सेकंड आता है पॉइंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी जो कंपनी के असेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। कैसे? क्योंकि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रही है, लंबे समय तक के लिए। और ऐसी सिचुएशन में भाई डिप्रेशन भी आ सकती है, यानी मंदी भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 का पैंडमिक बीमारी जो है वो चारों तरफ फैली हुई थी और बहुत समय तक हमारे बिजनेसेस बंद रहे थे, बट उसका जो इफ़ेक्ट है अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब स्टार्ट हो रहा है, अनलॉक 1 स्टार्ट हो रहा है, जिससे ये जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे सर्वाइव करना शुरू हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए भी बिज़नेस को बहुत ही तैयारियाँ करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके साथ साथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द ओनर ऑफ बिजनेस, यानी जो ओनर है वो यही चाहता है कि कम से कम नुकसान को झेले और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करे। उसके बाद तीसरा और जो आखिरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है अदर्स, जिसमें होता है कि द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बिज़नेस की ग्रोथ हो, बिज़नेस तेज़ी से बढ़े, उसके साथ साथ मार्केट का एक्सपेंशन हो, यानी तेज़ी से मार्केट बढ़े जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हों, ज़्यादा लोग आएँ। यानी सिंपल है, हम उसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, यानी अगर कोई स्पेशल चीज़ का कोई मार्केट है तो हम वहीं पर जाकर, अगर हमें ह्यूज में बल्क में शॉपिंग करनी है तो हम वहीं से ख़रीदेंगे, राइट। जैसे अगर हमें ज़्यादा सब्जियां चाहिए तो हम जो ऑर्डिनरी हमारे घर के आसपास की लोकल मंडियां होती हैं वहाँ से ना खरीद कर हम ऐसी जगह से खरीदेंगे जहाँ स्टॉक में हमें चीज़ें मिल जाए, वेयर हाउस में चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी जगहों को एक्सपैंड हो और ऐसी जगहें ज़्यादा हों, ये भी एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जितने भी संसाधन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, इफ़ेक्टिवली हो, ताकि बिज़नेस को उसका लॉस ना झेलना पड़े। और इसके साथ साथ अंत में जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है वो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना, ठीक है बच्चों। आप सभी को पता है कि तकनीक हर दिन बदल रही है, हर दिन आपके मोबाइल में आप देखते होंगे एप्लीकेशंस के अपडेट्स आते हैं, ठीक है। उसी तरह जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हो रही है, एडवांस्ड होती जा रही है। तो हर बिज़नेस को क्या होना होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलना है, अपनी प्रोडक्ट को और इन्हांस करना है, क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है, ताकि वो मार्केट में बने रहे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या चीज़ देखी, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। आज हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में ये देख लिया था इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंस भी देख लिए थे, ठीक है। बिज़नेस की आज हमने डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें सबसे पहला है कि ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती है जो हम एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट के बदले। रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, नेचुरली भी हमने देखा। यूटिलिटी यानी लोगों के अंदर ये ज़रूरत पैदा करता है, यानी प्रोडक्ट से ही लोगों को लगता है कि उन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। उसके बाद ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो लगातार चलती है। उसके बाद मनी की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसलिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हर जगह पैसे की ज़रूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इन 3 सब हेड पॉइंट्स को देखा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरे प्रयास आपको सफलता की ओर ज़रूर ले जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंशन देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर अटेंशन. फॉर एनी डाउट एंड कन्फ्यूजन, post your views in the below comment box. Your suggestions are always precious to us. So guys, your educator Gaurav Adhanik signing off today. You do take care of yourself and your family. Jai Hind everyone.